दल के वरिष्ठ साथीगण, आपको बहुत दिल से जय भीम और आप लोगों का अभिनंदन भी कि आज इस मीटिंग में आप लोग उपस्थित हुए हैं। और ये दिल्ली के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित होगी मीटिंग, ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। मूवमेंट के बारे में दिल्ली अनभिज्ञ नहीं है कि जानकार ना हो, लेकिन नए सिरे से मूवमेंट को शुरू करना, विचारधारा को इम्प्रूव करना, उसे परिपक्व बनाना, इससे जरूर दिल्ली थोड़ी सी अनभिज्ञ है। इसलिए जो नए साथी जुड़ेंगे उनको थोड़ा सा आश्चर्य जरूर लगेगा, क्योंकि हमने बहुत सोच विचार करके नॉन पॉलिटिकल रूट को मजबूत करने के लिए, जिसमें हमने अपने ऊपर एक बंदिश भी डाली है कि हम इस काम को नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस चाकुरी में करेंगे। नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस चाकुरी में हम काम करेंगे और गैर राजनीतिक जड़ें इस अम्बेडकरवाद की मजबूत करने की कोशिश, और कोशिश ही नहीं करेंगे, हम उसे कामयाब कोशिश में बढ़ेंगे। हम सादा कोशिश करके एनर्जी चली जाएगी, कुछ बात बेकार होगा, लेकिन अगर हमारी कोशिश कामयाब कोशिश होती है तो उसका रिजल्ट, उसका लाभ प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को मिलता है। हम उस उद्देश्य से प्रक्रिया को हमने बल दिया। साथियों, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो सबसे मजबूत लहर बनकर सामने उभरी, वो बाबा साहब के बाद महानायक कांशीराम जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर कई फ्रंट पर मूवमेंट उभरा। कर्मचारियों के आधार पर मूवमेंट उभरा, युवा पीढ़ी के रूप में भी मूवमेंट उभरा, और पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में भी मूवमेंट उभरा, और कई क्षेत्रों में उन्होंने सफलता भी प्राप्त। पॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत कुछ सफलता मिली, लेकिन जहां साहब के जाने के बाद कुछ देर तक तो मूवमेंट टिका, और जानते हैं कि किसी जब महापुरुष का अभाव हो जाता है तो फ्यूचर जनरेशन संभालने में कहीं तो भी कम पड़ता, और कम इसलिए पड़ते हैं कि जो ब्रेन, जो अप्रोच, जो अनुभव हमारे महापुरुषों का होता है वो पूरा ट्रांसफर नहीं। और अगर पीढ़ी उनकी हयात में, उनके जीवन काल में उस प्रकार का एटीट्यूड, अनुभव, एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्शन कर ले, और कांशीराम जी के साथ रहने वालों ने कांशीराम जी के तरीके से अपना अनुभव रिकंस्ट्रक्शन कर लिया होता, तो मूवमेंट में कमतरता नहीं है। और मूवमेंट इतना कमजोर हो गया, तो कमजोर होता चला जा रहा है कि लोगों के सामने प्रश्न पैदा होने लगा कि क्या अम्बेडकरवाद कामयाब होने वाली विचारधारा है? अम्बेडकरवाद अच्छा है, बाबा साहब फुले साहब अम्बेडकर, इन महापुरुषों की विचारधारा उच्च कोटि की है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। और जहां तक जमीन पर उतरने के बाद अगर वो डाउनफॉल के या कमजोर होते हुए नजर प्रतीत होने लगे, तो प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। और ये कहने को बाध्य होना पड़ा, क्या ये विचारधारा कामयाब होने वाली विचारधारा है? युवा पीढ़ी का अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, जातियां जुड़ रही थी वो टूट के अलग बिखराव का कारण बनती जा रही है, और इस चीज का लाभ उठाकर, लाभ नहीं, जो इस व्यवस्था का रखवाला है, मेंटेन करने वाला है, उसे सशक्त बनाने वाला है, कौन? मनुवाद। वो सशक्त होता है। साहब ने, माना कांशीराम जी ने उसे डिफेंस में ढकल दिया था, और ये रिकॉग्नाइज किया था कि नहीं, आपसे लड़ने के लिए, आपको मैदान जंग में परास्त करने के लिए अम्बेडकरवाद सशक्त होकर उभरा है और कामयाब होगा। ये आत्मविश्वास दिलाते हुए साहब ने प्रयास किया, और बहुत उच्च कोटि तक प्रयास किया। लेकिन आज हम देखते हैं, हम किसी की आलोचना समालोचना करने के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, ना हम किसी को दोषारोप करते। हम इस चीज को खुद देखते हैं कि मूवमेंट कमजोर हुआ है,
तो हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हम अपने आप पर उंगली उठाते हैं। हम ही कहीं तो भी कम पड़े। हम जब अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अगर हम किसी को नालायक बोलें तो अपने आप को पहले देखना चाहिए कि हम कितने नालायक, और हमारी नालायकी तो अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कम नहीं कर सकते। तो हमने इस दौरान 20वीं शताब्दी के समाप्त होते ही 2003 में जैसे साहब बीमार पड़ गए, पॉलिटिकल इमरजेंसी तो हमारा थोड़ा सा सक्सेस हुआ 2007 से 2012 में, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बन गई है। पर लेकिन देखते देखते हैं कि वह सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मूवमेंट, जो रूट मजबूत करने वाला मूवमेंट था, वो कमजोर होता गया। और इस पर जब हमने गौर किया अपने आप को, तो हमने इस चीज के निष्कर्ष पर पहुंचे, हमारे अभ्यास में, स्टडी में हमको इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम कहीं तो कम पड़े, हम कहीं तो कम पड़े हैं। तो प्रश्न होता है, कम कहाँ पड़े हैं? हम रास्ता शोधने में कम पड़े। जो साथी मुझे गहराई से सुन रहे हैं, वो पेन कलम कागज पेन ले ले, और अगर जो भी कुछ प्रश्न हो तो मैं आप मेरे से पूछ के, क्योंकि मेरा बार बार आप लोगों के बीच में आना नहीं होगा। ओकेजनली मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, और जब नेशनल लेवल की मीट होगी उसमें आप लोगों के साथ बात करते हुए, क्योंकि मूवमेंट को हमने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से निर्माण किया है, सरल सरल नहीं है। इसलिए हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हम कहीं तो भी कम पड़े हैं। कहाँ कम पड़े हैं? रास्ता ढूंढने में कम पड़े। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि रास्ता ढूंढने में कम कौन पड़ता है? जो विचार करने में कम पड़ता है वो रास्ता ढूंढने में कम पड़ता है। ये सरल सा उत्तर हमको निकला। तो ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए? अगर विचार करने में कम पड़े हैं तो विचार करने की कमतरता दूर करो, और इसको दूर करने के लिए हम साहब के हाथ में ही हमको इशारा मिल गया था कि हमें सोच विचार करने वाला समाज बनाना होगा। तो सोच विचार करने वाला समाज लक्ष्य बनाते हुए, एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव बनाते हुए, हम थिंकिंग स्किल को भी, रेगुलर लॉन्ग टर्म गोल से थिंकिंग स्किल को भी एक सब्जेक्ट के रूप में लाए, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में कहीं भी इन 70 सालों में नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी परेशान थे, कांशीराम जी भी परेशान थे, लेकिन कांशीराम जी जाते जाते हमें सॉल्यूशन तो दे गए। इसलिए हमने सोच विचार करने वाला समाज बनाने के लिए सोच विचार करने की विद्या को हमने ट्रेनिंग कैंप का आधार बनाया। इसके आगे हमने और सोचा, हम और भी कहीं कम पड़े सोच विचार। हम खुद इन महापुरुषों को समझने में कम पड़े। हम इन महापुरुषों को समझने में कम पड़े। इन महापुरुषों का जीवन का उद्देश्य क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस देश से वर्ण और जाति की संस्कृति को नष्ट करना, समता समता बंधुता की व्यवस्था की तरफ समाज को ले जाना और उसकी स्थापना करना। हम इन महापुरुषों को समझने में कम पड़े, अर्थात मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, हम जो जाति नाम का शत्रु है उसी को ही समझने में कम पड़े। ये मॉन्स्टर, ये कैंसर, ये बीमारी, ये अभिशाप, ना जाने किस किस नाम से हम ले, हमारा बिगेस्ट इनिमी इज कास्ट। इस कास्ट को ही समझने में कम पड़े। अगर किसी दुश्मन की मैकेनिज्म को हम नहीं समझेंगे तो उसे हम हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं। डिफीट देने की बात तो बहुत, उसे परास्त करने की बात तो बहुत। इसलिए हमने बहुत गौर से सोचा कि हम कास्ट को समझने में कम पड़े, क्योंकि बिना कास्ट को समझे हम कास्ट को हैंडलिंग नहीं कर सकते। अगर कास्ट को हैंडलिंग करना है तो इस मैकेनिज्म को बहुत साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली, कल्चरली, बिहेवियरली, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से भी, परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से भी हमें इस कास्ट के व्यवहार को, कास्ट के नोशन को समझना होगा। इसलिए हमने पहला सब ट्रेनिंग का पहला पार्ट, पहले दिन का सब्जेक्ट कल्चर ऑफ कास्ट या कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी।
और हमने बहुत गहराई से सोचा कि कास्ट इज अनदर नेम ऑफ अनथिंकिंगनेस, क्योंकि जब हम बाबा साहब के फुले साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को, इस चळवळ को, मूवमेंट को या आंदोलन को प्रबोधन का आंदोलन देख रहे थे, तो प्रबोधन में ये बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन फिलॉसफी क्या है। और हमने देखा कि इस 70 सालों में बाबा साहब की, फुले साहब अम्बेडकर की, इस मूवमेंट की, अम्बेडकरवाद की एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म किसी ने क्लियर या स्पष्ट नहीं। बाबा साहब की स्पीचेस को उठा के एक संकलन करके प्रकाशित कर दिया, पर किसी ने एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। और जहां तक अभी महाराष्ट्र की 4-5 यूनिवर्सिटियों में अम्बेडकर थॉट पढ़ाया जाता है। आपकी दिल्ली में प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं, वो अम्बेडकर चेयर के अध्यक्ष भी हैं। साल में 2 या 3 दिन अधिवेशन व सेमिनार वगैरह आयोजित करने के बाद वो अम्बेडकरवाद की प्रक्रिया रुक जाती है। अपने इंटरव्यू लिख देते रहते हैं, और लेकिन अम्बेडकरवाद को सिखाने की कोई अपॉर्चुनिटी दिल्ली परिसर में नहीं है। इवन पूरे उत्तर दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये कहीं भी सिखाई नहीं जाती। अम्बेडकरवाद की तो क्लासेस उत्तर भारत में है नहीं। कर्नाटक में पॉसिबिलिटी बन रही थी, अभी शायद हुआ कि नहीं हुआ मेरे को एक तरह से मालूम नहीं, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी मेरे को सुनने को मिली थी। लेकिन महाराष्ट्र की 5 यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर थॉट इन एमए ये पढ़ाया जाता है, एमए की डिग्री दी। और इन एमए की डिग्री में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी हो, अमरावती यूनिवर्सिटी हो, जलगांव यूनिवर्सिटी हो, पूना यूनिवर्सिटी हो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो या नांदेड़ यूनिवर्सिटी हो, 6 यूनिवर्सिटियों में, और एक गढ़चिरौली की एक यूनिवर्सिटी है, 7 यूनिवर्सिटियों में अम्बेडकर थॉट को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है, एक डिग्री। लेकिन मैंने वहां के सिलेबस को भी ध्यान में रखा है। उन लोग भी एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म एज ए सब्जेक्ट नहीं बना पाए। एज ए सब्जेक्ट नहीं बना पाए तो फिर सिखाने की बात तो दूर। और ये इसलिए नहीं बना पाए कि जो प्रोफेसर उनको सिखाते हैं वही नहीं जानते हैं कि एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म क्या है। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरवाद ये चीज के अभाव की वजह से भी हमारे मूवमेंट में लड़खड़ाहट आई। जिसको जो लगा वो उसने अपने तरीके से बाबा साहब को, फुले साहब अम्बेडकर को, कांशीराम जी को समझाना चाहिए कि भाई मेरे को इतना समझा है, मैं उतना ही समझा। और इस तरीके से विचारधारा में मत भिन्नता बढ़ती गई। इसने भी मूवमेंट को कमजोर किया। मत भिन्नता अम्बेडकरवाद के बारे में एक मत भिन्नता रहे। जैसे राम राज्य के बारे में मनुवाद के कार्यकर्ताओं में कोई मत भिन्नता नहीं। वो कृष्णराज को रामराज से कहीं कंट्राडिक्शन नहीं करते, पूरक मानते जाते हैं। तमाम उनके जो ऋषि मुनि कहलाते हैं, शंकराचार्य वगैरह, अभी महामंडलेश्वर वगैरह, ये सारे लोग अपने मनुवादी विषमता और वैमनस्यता की विचारधारा के पक्षधर में, इनमें किसी प्रकार पक्षधर है, इनमें किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं है। बल्कि आज की स्थिति में, आज जिस दिन हम आज आपसे बात कर रहे हैं, इसमें वो बहुत ज्यादा मजबूत और एक मन से इकट्ठे हुए, बहुत ताकतवर होकर उभर। आपस में कंट्राडिक्शन, दो ब्राह्मण एक दूसरे से आलोचना करते हुए नहीं मिले, लेकिन अम्बेडकरवाद के ऊपर एक दूसरे से टीका टिप्पणी, एक दूसरे की आलोचना करते हुए हम नजर आए। इसलिए एजुकेशन फिलॉसफी को भी हमने शोध किया, रिसर्च किया, संशोधन किया, और हमने बाबा साहब की या फुले साहब अम्बेडकर इस मूवमेंट की एजुकेशन फिलॉसफी ढूंढ निकाली और उसको कोडिफाइड करने की कोशिश की, डिफाइन करने की कोशिश की, और इसे पहली क्लास से केजी से लेके पीजी तक, प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, ये एजुकेशन फिलॉसफी का उद्देश्य जो बाबा साहब के लिखान से हमें स्पष्ट है। और ये चीज को हमने जब इतिहास में देखा तो महान अशोक से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और प्रैक्टिकल ऑफ कांशीराम जी, इसमें बहुत बड़ी सामता निकला।
यानी हमें कुछ सीखने के लिए कुछ मिलना है तो हम अशोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, महान अशोक से। मैं सम्राट अशोक को इसलिए नहीं बोला हूँ क्योंकि ब्राह्मण फिलॉसफी में सम्राट के लिए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। अशोक को यज्ञोपवीत संस्कार अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ करने की अशोक को जरूरत नहीं पड़ी। वो तो धम्म प्रचार से और अपने प्रशासन कल्याणकारी राज्य के विस्तार से ही एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर पाए। और उसकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसको बाबा साहब ने कई बार सहा, तारीफ की। और महानायक कांशीराम जी भी जाते जाते एक बात बताते गए कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का। यानी हमें जो प्रबोधन का झुकाव तैयार करना है तो हमें अशोक से सीख कर, अशोक को समझकर हमें एजुकेशन या प्रबोधन करना है। तो दूसरा सब्जेक्ट हमने एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म फ्रॉम अशोक द ग्रेट टू महानायक कांशीराम जी। और इसमें हमने इस बीच में हमने एक और हमको शोध मिला, संशोधन मिला। आप दिल्ली वासियों के हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पर, उनको मैं उघड़ करना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब के चौथे गुरु प्रोफेसर जॉन डेवे को ढूंढ, जिस पर बाबा साहब ने शायद बुद्धा, कबीर और महात्मा फुले के लिए उतनी बात नहीं की जितनी की बाबा साहब ने प्रोफेसर जॉन डेवे के बारे में कही। उन्होंने जॉन डेवे के बारे में नतमस्तक होते हुए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी पत्नी को 4 जून 1952 को अमेरिका में एलएलबी की डिग्री, ऑनररी डिग्री लेने गए हुए थे। वहां से अपनी पत्नी को लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला कि आई ओ माई ऑल इंटेलेक्चुअल लाइफ, आई ओ ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन। मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक जीवन के लिए प्रोफेसर जॉन डेवे का ऋणी। और हमने देखा कि बाबा साहब ने जितने भी 22 ग्रंथ, 22 वॉल्यूम जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रकाशित किए, उनको मैं 50% से ज्यादा कोटेशन प्रोफेसर जॉन डेवे। और वो अपने पत्नी सविता अम्बेडकर जी को बोलते रहते थे कि अगर आज मेरे को क्लास लेने के लिए बोला जाए, जॉन डेवे की क्लास लेने के लिए बोला जाए, तो मैं हूबहू जिस प्रकार से जॉन डेवे क्लास लेते थे उस प्रकार से मैं जॉन डेवे के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसी हूबहू क्लास कंडक्ट कर सकता हूँ। इतना बड़ा। 1916 में अमेरिका छोड़ा, जॉन डेवे से शिक्षण लेने के बाद लंदन चले गए, फिर वहां से इंडिया आ गए। और 16 से लेकर 1948, 26, 36, 46, लगभग 30, तो 32 साल के बाद भी प्रोफेसर जॉन डेवे का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर इतना गहरा असर कि उनके लेक्चर को 32 साल के बाद हूबहू एक्सप्लेन करने वाले बाबा साहब, उनके माइंड पर उनको कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। ये बात कि मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक जीवन के लिए प्रोफेसर जॉन डेवे का ऋणी हूँ, ये बात बाबा साहब ने बुद्धा के लिए नहीं कही, कबीर के लिए नहीं कही, महात्मा फुले के लिए नहीं, सिंपली गुरु बोला। और लेकिन इस महापुरुष को गुरु तो बोला ही है, और लेकिन ऋण व्यक्त किया कि मैं उनके संपूर्ण बौद्धिक जीवन के लिए ऋणी हूँ। इसलिए इस चौथे गुरु अशोक से लेकर संतों महापुरुषों के बाद रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु जी, महात्मा फुले, साहू महाराज, बुद्ध शब्द, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महानायक कांशीराम जी, इन सारे, और बीच में मैं प्रोफेसर जॉन डेवे, इन सारे महापुरुषों से के अभ्यास से एक नई एजुकेशन फिलॉसफी का नाम होता है, जिसे एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकर। हमने इसको भी निकाला और हम 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप में इसको विशद डिटेल से समझाते हैं। तीसरा हमने आपको बोला हम थिंकिंग स्किल सब्जेक्ट लेकर आए। और चौथा जो सबसे अनूठा सब्जेक्ट लगा, जो अनटच था अम्बेडकरवाद, अम्बेडकराइट मूवमेंट में जो अनटच था, वो था एबिलिटी टू कोऑपरेट। कास्ट हमको तोड़ती है, अलगाव में रखती है, और एबिलिटी टू कोऑपरेट एक कॉन्सेप्ट हमको जोड़ता है, एसोसिएट लाइफ को डेवलप करता है। इसलिए हमने इस सब्जेक्ट का नाम ही दिया कि कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। और इन सारे चीजों का कास्ट को समझकर, कास्ट इज डेंजरस वायरस,
थिंकिंग स्किल इज पोटेंशियलिटी वायरस इत्यादि सिद्धांतों के साथ जब हम कॉपरेशन तक डायग्नोज करके आए तो हमें वो पूर्ण भारत नजर आने लगा और मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत नजर आने लगा और उसमें हमको मिला कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। इन सारी चीजों का, एजुकेशन का, थिंकिंग स्किल का और कॉपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जो मनुवाद, जाति, संस्कृति ने, असंस्कृति ने हमारे मन को, मन मस्तिष्क को गुलाम बना रखा है, इससे उभरने के लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस करना और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ हमें जाना। टारगेट बहुत कठिन है। अगर बाबा फुले साहब अम्बेडकर इन महापुरुषों की विचारधारा इतनी सरल होती तो हम समझ लेते। एक पुस्तक पढ़ने के लिए लोगों को पसीना आ जाता है। बाबा साहब के यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोगों ने बाबा साहब के मूल ग्रंथों को, 2 या 4 ग्रंथों को पढ़ा हो। मैं समझता हूँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा हो और उसको समझा हो तो हमारा मूवमेंट कमजोर नहीं। एक पुस्तक को भी पूरा पढ़ के हम अगर अमल करने निकल पड़ते तो हम कमजोर नहीं पड़ते, सही इंटरप्रिटेशन होता। हम तो मनुवादी द्वारा जो हमको इंटरप्रिटेशन दे रहे थे, हम उनको ज्यादा समझ रहे थे। अम्बेडकर लोग जो समझाने की कोशिश कर रहे थे उसे कम समझ रहे थे। कांशीराम जी जितनी बात समझा रहे थे हमारे लोग समझ रहते थे, पर उसके आसपास जो मनुवादी एक्सप्लेनेशन साथ साथ चल रहा था वो हमको भ्रमित भी कर रहा था। इस प्रकार से इन 5 सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव हमने बनाया, सपनों का भारत, अशोक का भारत। और इसलिए हमने इस मूवमेंट में, इस कड़ी में महान अशोक को यथार्थ रूप में जोड़ने की कोशिश की। क्या महान अशोक 21वीं शताब्दी में रेलेवेंट है, उचित है, समुचित है, सार्थक है, उपयोगी है? हमने देखा कि भारत 1950 से पहले जितने भी इतिहासकार, और उसमें सारे के सारे विदेशी इतिहासकार थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से बाहर के जितने भी राइटर हुए और खास तौर से इंग्लिश राइटर जितने हुए जिन्होंने अशोक के शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन किया, अशोक की लाइफ को समझने की कोशिश की और उसके आधार पर उसकी एक विचारधारा का निर्माण हुआ। अशोक को उन्होंने बोला कि विश्व के तमाम शासकों में श्रेष्ठतम शासक अगर कोई है तो वर्ल्ड में अशोका द ग्रेट। आकाश में सितारों के, तमाम इतिहासकारों के झिलमिल तारों के बीच में ये ध्रुव तारा की तरह से चमक रहा है। इतनी बड़ी कमेंट अशोक के, और इतना तो कमेंट के साथ साथ उन्होंने अपने ग्रंथों में बार बार लिखा है। मैं उनके आपको नाम भी बताऊं तो आपको ताज्जुब नहीं होगा। उन्होंने बार बार लिखा है, विदेशी इतिहासकारों ने, कि अशोक आज भी सार्थक है, सो मच रेलेवेंट टुडे आल्सो। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अशोक आज भी रेलेवेंट। इस लिहाज से हमने अशोक का भी अभ्यास किया और अशोक का अभ्यास करके हम इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारा टारगेट ही अशोक होना चाहिए, हमारा लक्ष्य, एम ही अशोक होना चाहिए। वही हमको पूर्ण भारत की तरफ ले जाएगा। और हमने अशोक को समझने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर समझाने की। इसलिए 5 दिन की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा भाग आखिर में हम अशोक को समझाने की कोशिश करते हैं कि अशोक का शासन आज की सरकार के समक्ष अगर उसके एक्सप्लेन किया जाए तो बिना सरकार की आलोचना किए हुए अशोक का राज्य का एक्सप्लेनेशन ही इस सत्ताधारी मनुवादी समाज के या ताकतों का भंडाफोड़ होने लगता है। उनकी नेचुरल आलोचना हो जाती है। हमें उनके बारे में किसी प्रकार की बुरी आलोचना करने की या सीधी गाल या उनको गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, क्रोध व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। क्रोध के लिए उसे हमें एनर्जी में बदलें और उसको समाज के लिए ताकत में बदलें, ये हमारे लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए एक बात यहाँ पे फिर से दोहराना चाहूंगा कि मनुवाद को हम समझने में क्यों कम पड़ रहे थे और कास्ट को समझने में कम पड़ रहा है, यानी मनुवाद को समझने में कम पड़ रहा है।
वो इसलिए कि मनुवाद बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बाबा साहब ने इसकी जटिलता को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया। लगभग एनिलेशन ऑफ कास्ट में 60-70 क्वेश्चन किए। अगर आप उसमें से केवल मनुवाद एनिलेशन ऑफ कास्ट में केवल क्वेश्चन को एनालिस्ट कीजिएगा, ये भी समझने का तरीका है, अभ्यास करने का। एनिलेशन ऑफ कास्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप उनको एनालिस्ट कीजिए, और बाबा साहब ने जो उत्तर दिया आप अपनी ओर से उनको उत्तर दीजिए। आपको एनिलेशन ऑफ कास्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। मैंने आपको प्रयोग करके बताया कि इस तरह से भी कास्ट को, एनिलेशन ऑफ कास्ट ग्रंथ को समझा जा सकता है। तो मेरा आपसे ये जो बोलना है कि ब्राह्मणवाद, तो हम ब्राह्मणवाद नहीं कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अचानक उस कम्युनिटी और कास्ट का भी नाम है, वर्ण का भी नाम है। हम मनुवाद एक विचारधारा है, इसलिए विचारधारा जो इस ब्राह्मणवाद को मजबूत करती है, इसलिए हमें उसके नोशन पर चोट करना, और हम उसको किसी प्रकार के डायरेक्ट चोट नहीं करेंगे। हम अशोक को जमीन पर उतार कर उसको 21वीं शताब्दी में रेलेवेंट बनाकर ये दुश्मन पर चोट, वो डिफेंस में जाएगी, क्योंकि अशोक का विरोध कर पाना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि संविधान सभा जिस तरह से संविधान का विरोध करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तकलीफ जा रही है उसे, इसी प्रकार से महान सम्राट अशोक का राष्ट्र मुद्रा, उसका विरोध करना यानी उसको रिकॉग्नाइज करने से नकारना, उसके लिए मौत बुलाना। इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को महान सम्राट अशोक के विचारधारा से जोड़कर हम आगे ले जाए। इसलिए हमने बहुत सोच विचार करके इस पर अभ्यास किया। अभ्यास करने में आपको वो घटना बताना मैं जरूरी समझता हूँ, ताकि आप लोग उससे जुड़ सकें। और आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने सबसे पहला जो बहिष्कृत कारणी सभा बनाकर 1924 में बहिष्कृत कारणी सभा बना, 26 में ये मैच्योर हुई, और 27 में 20 मार्च 27 को महाड़ के तालाब में पानी पीने का निर्णय लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी तालाबों को सार्वजनिक डिक्लेयर कर दिया, और सार्वजनिक डिक्लेयर करने का मतलब सबको फंडामेंटल राइट्स, राइट टू यूज कॉमन प्लेस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, ये सारा बाबा साहब इस चीज के बारे में कानून के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कानून का साथ है, न्याय का साथ है, हम पानी पीने के लिए मार्ग त्याग जाए, तालाब का पानी अपने लोगों को खुला करें। वहाँ 20 मार्च 1927 को बाबा साहब और उनके अनुयायियों पर, जो हजारों की संख्या में थे, लाठी पड़ी, पत्थर पड़े, मारपीट हुई, खून खराबा हुआ, लेकिन वहाँ कलेक्टर खड़ा हुआ, क्योंकि ये डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही बड़ा विद्वान था, ये अंग्रेज लोग समझ रहे थे, इस महापुरुष की विद्वता को अंग्रेज लोग समझ रहे थे, और ये मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी गंभीरता को देखकर कलेक्टर और एसपी दोनों ही मार के तालाब के सामने खड़े हुए थे, और उन मारपीट करने वाले लोगों को वो देख रहे थे। कलेक्टर ने हुक्म किया एसपी को कि एफआईआर लॉन्च कीजिएगा, ये तक आप देख रहे हो, सेम बिल्कुल कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सही ढंग से एफआईआर लॉन्च कीजिएगा। एफआईआर लॉन्च हुई और मुकदमा चला। बाबा साहब विक्टिम्स की तरफ से, जिनको दुखी तकलीफ हुई थी, मारपीट पड़ी थी, खून खराबा हुआ था जिनका, उनकी तरफ से खड़े हुए, और ब्राह्मणवाद के या मनुवाद के जितने भी एडवोकेट थे वो डिफेंड नहीं कर पाए, और 4 लोगों को 4 महीने की सख्त सजा, ये अगस्त के आसपास, अब 20 मार्च का घटना थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 4 महीने, पूरे 4 महीने के बाद उनको कोर्ट का डिसीजन आया, और उनको 4 महीने की सख्त मजदूरी की सजा हुई। ये बाबा साहब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब बाबा साहब के लिए नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उन्होंने तुरंत ही नई योजना बनाई, नेक्स्ट एक्शन उन्होंने किया, क्योंकि मूवमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस, कंटिन्यूस स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को लगातार क्रम में जारी रखना, उसे मजबूत करते हुए आगे बढ़ना, ये बाबा साहब ने देखा, और उन्होंने 25, 26, 27 दिसंबर 1927 उसी साल में महाड़ में ही फिर से कन्वेंशन बुलाई, बहिष्कृत करने की
सभा की देखरेख में कन्वेंशन हुई। और आप ताजुब करोगे, इस कन्वेंशन की 3 दिन की कन्वेंशन की शुरुआत 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाकर। देखिए, सर फूटे लोगों के 20 मार्च 1927 को लोगों को लाठी डंडे पत्थर पड़े, सर फूटे, टांगे टूटी, किसी का चोट आई, अलग अलग प्रकार के लोगों को नुकसान हुआ। और उससे हम 4 महीने के बाद कोर्ट से जीत कर आते हैं। बाबा साहब उसको फिर अधिवेशन बुलाते हैं, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशन में पहले दिन की शुरुआत मनुवाद के खिलाफ बिगुल बजाते हुए डंके की चोट पर मनुस्मृति को जलाते। किसी भी देश की अदालत, जुडिशरी ने, एडवोकेट ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कानून बाबा साहब के साथ था। किसी में हिम्मत नहीं थी तो इस बैरिस्टर के साथ, एक जूरिस्प्रूडेंस का मास्टर के सामने कोई केस कर सकता, आप देखेंगे। लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के कार्यकर्ता, इंटेलेक्चुअल, इसे कैसे देखें? तो हमने देखा कि सम्राट अशोक के, महान अशोक के अंतिम वारिस का मर्डर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ, सामवेदी ब्राह्मण के द्वारा। और बुरी तरीके से, निर्दयी तरीके से इंटेलेक्चुअल क्लास का खात्मा किया। समर्थ समाज को असमर्थ, असहाय, लाचार ही नहीं, ना सोच विचार करने वाला समाज बना, जिसमें रेजिस्टेंस की कोई पावर। हमसे आत्मरक्षा का अधिकार छीना, हमसे शिक्षा का अधिकार छीना, हमसे संपत्ति का अधिकार छीना। इन तीनों अधिकारों को छीनने का एकमात्र उद्देश्य क्या था? शासन करता, जब कोई गवर्नेंस करता है तो वो किसी अधिकार को डिनाई करने का अधिकार ऑब्जेक्ट रखता है। हमने इसको देखा कि इस तीनों अधिकारों को छीनने का मुख्य उद्देश्य सामवेदी ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग का था कि इस समाज को, जो अशोक ने बहुत होशियार और काबिल बना दिया है, इसे ना सोच विचार करने वाला समाज बनाकर जन्म जन्मांतर की गुलामगिरी में लेके जाना, ये उद्देश्य बनाया। और इस उद्देश्य को ध्यान में रख के मनुस्मृति लिखी। यानी अशोक को, उसकी विचारधारा को पूरी तरह से नष्ट करने का इस लिया। तो आइडियोलॉजिकली उन्होंने नष्ट किया मनुस्मृति से, लेकिन फिजिकल जो अस्तित्व थे, जो शिलालेख थे, अशोक के स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे, और 84,000 कहते हैं हम कि 84,000 लेख होंगे। हमको तो 300 के आसपास बने, जिसमें करीब 40 के लगभग सही स्थिति में है। अशोक को इतनी बुरी तरह से नष्ट किया, उसका एक मात्र उद्देश्य था, इस पब्लिक को, जो उसकी गवर्नेंस क्लास थी, इतना लाचार बनाया कि उनसे आत्मरक्षा का अधिकार छीना, शिक्षा का अधिकार छीना और संपत्ति का अधिकार छीना, एकमात्र उद्देश्य के लिए कि इस समाज को ना सोच विचार करने वाला समाज बनाकर ही गवर्न किया जा सकता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी ज्ञान रह गया तो फिर ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर। ये एक इंस्टिंक्ट को ध्यान में रख के मनुस्मृति, और उस ना सोच विचार करने वाला समाज बनाकर जन्म जन्मांतर की गुलामगिरी में ढकेल देने के लिए इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया राजसत्ता के द्वारा और इंटेलेक्चुअल पावर के द्वारा। बौद्धिक सत्ता और राजसत्ता और उसके साथ इकोनॉमिक पावर भी मिल जाए तो, और इससे लड़ाई लड़ी जाए तो अच्छे से अच्छे समाज को लाचार और गुलाम बनाया जा सकता है। 3 ताकतें एक साथ मिल जाती, राजसत्ता पावर थी, इंटेलेक्चुअल पावर थी, पूरा ब्राह्मण समाज था, और आर्थिक सत्ता भी उनके हाथ में थी। समाज तो लाचार बनेगा। पर लेकिन इससे एक चीज मिलती है कि अशोक ने वर्ण और जाति की संस्कृति को किस तरह से नष्ट किया। अगर वो तरीके हमको मिल जाएं तो 21वीं शताब्दी में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और बार बार बाबा साहब ने इस बात को हमें याद दिलाने की कोशिश की, कांशीराम जी ने भी हमें याद दिलाने की कोशिश की। इसलिए हमने 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब के माइंड को पढ़ने की कोशिश की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमने बाबा साहब के माइंड को पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि बाबा साहब इससे मनुस्मृति जलाकर हमको क्या संदेश देते?
कि ये विचारधारा, ये कॉन्सेप्ट, मनु का कॉन्सेप्ट खत्म होगा तो फिर पुनः उससे पहले की स्थिति का अशोक का कॉन्सेप्ट जिंदा होगा, या स्वयं अशोक की विचारधारा जिंदा होगा। इसलिए ये इतिहासकार आज भी सम्राट अशोक का ना तो हमको जन्मदिन बता पाए, ना ही मृत्यु दिन बता पाए। उनकी सालों के बारे में भी 10-5 साल का मूवमेंट रहता है। कोई 304 बीसी बताते हैं, कोई 302 बीसी बताते हैं, कोई 295 बताते हैं, कोई 297 बीसी बताते हैं। एक निश्चित डेट ईयर नहीं। जब ईयर निश्चित नहीं है तो दिन कैसे निश्चित हो। इसी प्रकार से अशोक के मृत्यु के बारे में, महापरिनिर्वाण के बारे में 232 बीसी साल डिसाइड की जाती है, लेकिन उसमें भी दिन नहीं पता, डेट नहीं पता, किस तरीके से नष्ट किया। और इतने बड़े बड़े विशाल अवशेष के रूप में हमको दिख रहा है, तो उस समय का वैभव कितना बड़ा, कितना डेवलप्ड होगा। हमने देखा अशोक ने इस देश में परिवर्तन किया है तो एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी की वजह से, जो उसकी बहुत बड़ी ताकत है। एजुकेशन पॉलिसी में उसने थिंकिंग स्किल नाम का जो टूल्स था, स्किल थी, विद्या थी, उसको अनिवार्य रूप से सिखाया। पहली से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये विद्या अनिवार्य विषय के रूप में, खासतौर से कलिंग युद्ध के बाद उसने इस विद्या को सिखाना शुरू किया। और 2 साल के अंदर ही जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी थे, वो यूनिवर्सिटी में सीख कर इस विद्या को निकले। उन्होंने अपने अपने समाज में जाके, जो लोग छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ते थे, मारपीट करते थे, इन्होंने उन्हें समझाने वाला बनाया। थिंकिंग स्किल उनके अंदर दी। समाज में लड़ना झगड़ना कम हुआ, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव कम हुआ। इस द्वेष भाव को कम होते हुए देखकर ब्राह्मण इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपुलकी, परस्पर सम्मान, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, ये अगर हम एक दूसरे के साथ करने लगे तो विषमता की ताकत कुछ काम नहीं करती। अगर हम ये चीज फिर से इनकलकेट करने का जुम्मा ले लें तो हमारे बीच में फूट पाड़ने की भी हिम्मत नहीं हो पाएगी। और ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी हमने अशोक की समझकर, बाबा साहब के इशारे को समझकर 25 दिसंबर को सम्राट अशोक का, महान अशोक का कॉन्सेप्चुअल बर्थडे ऑफ अशोका द ग्रेट। हम 25 दिसंबर को जिस दिन मनुस्मृति जलाई, हमारे लिहाज से उसी दिन महान अशोक पैदा हो, कॉन्सेप्चुअल बर्थ ऑफ अशोका द ग्रेट। इसलिए हमने आने वाले समय में इस दिन को बड़े पैमाने पर पूरे देश में मनाने का निर्णय किया कि हम उस दिन आपको पूरे देश में, जहां तक अभी 6 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली में, हरियाणा में करीब 12-13 डिस्ट्रिक्ट है, करीब 14-15 के लगभग डिस्ट्रिक्ट है। इतने जिलों में कम से कम 50% पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और 50% हरियाणा के जिलों में, अगर हम महान अशोक की जयंती, जन्म शताब्दी, हम जयंती नहीं बोलते, महान अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी समारोह, इस नाम से हम सम्राट अशोक का वैभव लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। ये तो सरकार की जवाबदारी थी कि जिसकी राष्ट्र मुद्रा चलती हो, गांधी का नाम लिया जाएगा। और ना जाने कितने लोगों के, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, मदन मोहन मालवीय हुए, अभी ये वल्लभ भाई पटेल हुए, और ना जाने कितने कितने लोगों के, पर जिससे राष्ट्र मुद्रा से, अशोक की राष्ट्र मुद्रा से देश का संचालन होता है, 140 करोड़ की जनता का को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उस राष्ट्र मुद्रा से उस पर एक भी दिन किसी भी सरकार ने, जितनी भी 17 साल में सरकार हुई है, महान अशोक को याद करने की या उससे प्रेरणा लेने की कोशिश की। और तो और उसके खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश किया है कि अशोक की वजह से हमारा देश परतंत्र हुआ, हम गुलाम बने, और हमारे, ये बहुत ही गलत तरीके का इंटरप्रिटेशन है। हमें इस इंटरप्रिटेशन को धोना है और अशोक के सही चीज को बताना है कि अशोक कामयाब क्यों हुआ, कल्याणकारी राज्य की उसने स्थापना कैसे की, कि वो ऐसा पहला शासक था जिसने एजुकेशन, कंपलसरी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, जो मनुवाद में केवल ब्राह्मणों के लिए रिजर्व की थी, वो एजुकेशन उसने समाज के हर तबके को फ्री दी, केवल पुरुष को ही नहीं दिया,
महिलाओं को भी फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी फ्री एजुकेशन दी। और ये उदाहरण हमारे देखते महेंद्र और संघमित्रा जैसे दो विद्वान श्रीलंका को ज्ञान देने का प्रचार करने के लिए जाते। अशोक के शासन में स्त्री अध्यक्ष हुआ करती थी एक डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब एजुकेशन कितनी होगी। तो हमें वहां का गौरव, अशोक का गौरव, कि अशोक के समय में कंपल्सरी फ्री एजुकेशन थी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो आज प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती। ये सेंटेंस ही आपका वजनदार है। प्राइवेटाइजेशन से कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। अभी इस कल्याणकारी राज्य का भी नाम ना ले, संविधान का उद्देश्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है, चाहे मनुवादी शक्तियां हो, अम्बेडकरवादी शक्ति। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन से, इसी प्रकार से हेल्थ सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन करने से भी मनुष्य के स्वास्थ्य का कल्याण नहीं किया जा सकता। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंडिया में एक्ट बनाना पड़ा 2005 में। ये पर अशोक ने तो इस एक्ट की गरज ही नहीं महसूस की। उसने जहां लोगों को सोच विचार, पढ़ा लिखा बनाया, सोच विचार करने वाला बनाया, और अपने उसने सारे जीआर पत्थरों पे खुदवा, पत्थर को कागज बना दिया कि लीजिए, मैंने जो मैं कह रहा हूं वो मेरे द्वारा जो आदेश है, वही मेरा गवर्नर देखेगा, वही कलेक्टर देखेगा, वही मिनिस्टर देखेगा, वही जिले का अधिकारी, वही गांव का अधिकारी भी उसको पढ़ेगा और उस तरीका आचरण करेगा। किसी आदेश की मांगने की जरूरत नहीं थी। अशोक ने सारे आदेश अपने शिलालेखों को खो दिया। उसमें से केवल 40 नाम था हमारे पास, हजारों शिलालेख दफन पड़े हुए, और जितने बने हम उसी से ही सम्राट अशोक का विचारधारा का गठन करना है। और उसको गठन करके अगर इतिहास के प्रोफेसर अगर इसमें आगे आ जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी है। सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर आगे आ जाते हैं, बहुत खुशी है, क्योंकि ये मनुभाव को एकेडमिकली आंसर देने में पर्याप्त होंगे। और हमारा कार्यकर्ता, हमारा एक्टिविस्ट, खासतौर से ट्रेनर समझाने वाला बनेगा कि अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। साथियों, ये चीज हम समाज के बीच में लेके जाना चाहिए। इसलिए ये 4 सब्जेक्ट आपके, कास्ट, एजुकेशन, फिलॉसफी, थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन, ये 4 सब्जेक्ट 20-21 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे, जो हमने सिलेबस बनाया है। आप लोग उसको गौर से सुनना है, क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट को आप जितना अभ्यास गहराई से समझोगे, मोटी रूपरेखा भी आपके दिमाग में आ गई, तो अशोक को समझना आपको सरल हो जाएगा। अशोक को समझना सरल हो जाएगा। इसलिए हम इन सब्जेक्टों को आपको, ये चारों सब्जेक्ट के बाद एक दिन हम सभी लोगों को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी पर लेक्चर देने के लिए सभी जगह, उस दिन में एक स्पेशल ट्रेनर 5 जगह जाएंगे, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का बारे में सब लोगों को सिखा रहे हैं। और इसके बाद 2 दिन 23 और 24 दिसंबर को मैं अशोक के बारे में आपको कलम पेन लेकर बैठा लूंगा, और आपको अशोक कैसा प्रोजेक्ट करना है ये आपको, आप 2 दिन के इस प्रबोधन से आप कम से कम 1 घंटे बोलने में समर्थ बनोगे। सम्राट अशोक को, महान अशोक को समझाने में आप सामर्थ्यवान बन सकोगे, और इससे पूरे देश में एक नई जागृति की लहर, प्रबोधन की लहर निकल पड़ेगी, चल पड़ेगी। और ये मूवमेंट के अंदर जो आलस भरा पड़ा हुआ, शिथिलता सी आ गई है, उदासी सी भी आ गई है, अनिच्छा सी हो गई है, कमजोरी चारों तरफ से दिख रही है, असहायपन नजर आ रहा है, भय जबरदस्ती अपना घर करता जा रहा है, इस सब को जवाब मिलेगा सम्राट अशोक के शासन के विचारधारा का पुनर्स्थापना करके। इसलिए 25 तारीख को आप लोगों को तैयार होना है, और आप लोग जितने साथी हैं, ये करीब आपके पास 10-11 दिन और हैं, इसमें आप अपनी संख्या चौगुनी बनाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा से भी जोड़ेंगे और दिल्ली से जोड़ेंगे,
और केवल फोन करके या डेलिबरेट एफर्ट्स करना होंगे लोगों को जोड़ने के लिए। जो ज्यादा बातों नहीं करता, हमारी बात मानता भी नहीं हो, हमारा विरोध भी करता हो, बैठिए हमारी क्लास में, सुनिए हम क्या समझा रहे हैं, फिर हम आपसे प्रश्न भी कीजिए, हमारे वक्ता से, हमारे ट्रेनर से प्रश्न कीजिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। किसी भी ग्रुप में खास पर इतना ध्यान रखिए कि अम्बेडकराइट है वो आए, आरएसएस के साथ काम करने वाला थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, हम उसको बाद में टैकल करेंगे। और जो अम्बेडकराइट होने का गुरूर करता है, ईगो भरा हुआ है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, उनको नम्रता से रिक्वेस्ट करके इन क्लासों में बैठा लिए। शाम की क्लास में वो 40 मिनट भी आपके साथ बैठ गया तो उसके अंदर और ज्ञान पिपासा बढ़ेगी, और ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करना होगा, अम्बेडकर बात को समझने की उसकी तीव्र इच्छा और बढ़ जाएगी। और यही बात तीव्रता, तीव्र इच्छा शक्ति बढ़े, नीड क्रिएट होने लगे, तो अम्बेडकर बात कामयाबी की तरफ बढ़, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, बट अम्बेडकर बात क्रिएट द नीड्स विच लीड टू द इन्वेंशन। अम्बेडकरवाद क्रिएट द नीड्स विच लीड टू द इन्वेंशन। इस प्रकार से हम सम्राट महान अशोक के बारे में लोगों को जागृति करने में कामयाब होंगे। ये लगभग 10 स्टेट में हमारा फैलाव हो रहा है, हम 10 स्टेट में काम करना चाहेंगे। और जो फंक्शनिंग में आ गए हैं उन्होंने अपने क्षेत्र का 50% क्षेत्र को कवर कर लिया। अगर दिल्ली को, हरियाणा को आप 50% कवर कर ले गए, उधर पंजाब में भी 50% कवर हो गया, गुजरात में 50% कवर हो गया, उत्तर प्रदेश में 50% हुआ, महाराष्ट्र में 50% कवर हो गया। इन मूवमेंट की एक नई जानकारी, जो शिथिलता आई हुई है, जो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कामयाबी की, वो पॉसिबिलिटी लोगों को नजर आई। हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है कि वी वांट टू क्रिएट द पॉसिबिलिटी विच विल लीड टू द इन्वेंशन। अम्बेडकरवाद एक कृतिशील विचारधारा है, और इस कृतिशीलता को ताकत देने के लिए हमें पॉसिबिलिटी का सोर्स, रिसोर्स को फैलाना होगा, उसको उघड़ करना होगा कि भाई अम्बेडकरवाद में कितनी पॉसिबिलिटी घुसी हुई है, कितनी पॉसिबिलिटी इसमें भरी पड़ी है, इसको शोधना, उसको उजागर करना, मूवमेंट को आगे ले जाने की बात। पॉसिबिलिटी हमारे मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर चाहे साइंटिस्ट हो, रिसर्च स्कॉलर हो, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं देखता है तो उसकी रिसर्च कामयाब नहीं हो सकती। साइंटिस्ट के बारे में कुछ नया इन्वेंशन नहीं कर सकता। इसलिए पॉसिबिलिटी हमारा मूवमेंट का मेन टारगेट है। इसीलिए हमने एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज का भी री इंटरप्रिटेशन किया। एजुकेट, लर्न, टीच, पॉसिबल, लर्न, टीच थिंकिंग, एजुटेट, लर्न, टीच पॉसिबिलिटी, और ऑर्गेनाइज मीन्स लर्न, टीच क्रिएटिविटी। इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट को री इंटरप्रिटेशन किया, जो 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। खास तौर से महाराष्ट्र में जो अपने आप को ज्यादा अम्बेडकराइट थिंकर मानते हैं, उनमें किसी की भी हमारी आलोचना करने की हिम्मत नहीं है, ना विरोध करने की, किंतु परंतु करने की बात तो दूर, लोग एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं कि हाँ भाई ये बात पहले हमको मालूम क्यों नहीं हुई, पहले किसी ने क्यों नहीं बताया हमें, क्यों ये बातें हमसे छुपा के रखी, अब हम क्या बताएं, हमें अभी अभी ढूंढ पाए, हम आपको पास अभी लेके आए, देर जितनी हुई अभी हम, अभी सवेरा हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये प्रबोधन के लिए आपको तैयार होना होगा। इसके लिए आपको 2-3 दिन पहले आपको एक पॉम्पलेट मिलेगा सेंटर की तरफ से। आपको हिंदी में पॉम्पलेट होगा, हिंदी अंग्रेजी में आप उसको पॉम्पलेट को एक साइड हिंदी एक साइड अंग्रेजी करके पॉम्पलेट प्रकाशित करेंगे, तो आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन वहां पे दे सकते, लोग आपके कार्यक्रम को सुनने के लिए आए। अगर ओपन कार्यक्रम आप कर सकें तो अच्छी बात है, बैनर वगैरह लगाएंगे, कुछ इनवाइट करेंगे, लोग अन्य वक्ता भी आएंगे, तो वो वक्ता जितने भी आएंगे, 2 या 3 वक्ता होंगे, वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये बात को लाल सिंह जी नोट कीजिएगा, वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे, 10 30 मिनट बोल गए, आधा घंटा गया। इसके बाद हमारा जो वक्ता होगा वो हमारे ट्रेनरों में से होगा। आप जितने कार्यक्रम होंगे सब में हमारा वक्ता एज ए ट्रेनर वहां पे पहुंचेगा, उपलब्ध होगा। हम ट्रेनर को उपलब्ध कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आपके कार्यक्रम में ट्रेनर या वक्ता की कमतरता नहीं। इसलिए आप लोग बहुत सीरियस होके इस 25 दिसंबर की तैयारी में अभी से जुट जाएं, और लोगों की संख्या को शाम के क्लासेस में, जो हमारे रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें।
हमारे ट्रेनरों को हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि वो किस प्रकार से समझाएं और लोगों में नीड क्रिएट करें। इस तरीके से ये पॉम्पलेट हमारा जो आएगा वो पंजाबी में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, इंग्लिश में प्रिंट होगा। जिस जगह अभी यहाँ पर तो दिल्ली में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो सभी प्रकार के पॉम्पलेट भाषा होना चाहिए, लेकिन हिंदी अंग्रेजी भाषा दो कॉमन हो जाएंगी तो भी चलेगा। पंजाब में पंजाबी और हिंदी या पंजाबी इंग्लिश इस प्रकार के दो पॉम्पलेट होना चाहिए। गुजरात में हिंदी और गुजराती दो भाषा में होना चाहिए। मराठी में हिंदी या अंग्रेजी और मराठी एक दो भाषा में होना चाहिए। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा में पॉम्पलेट प्रिंट करके लोगों के कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को नहीं, ये मूवमेंट को कामयाब बनाएंगे, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मजबूत देंगे, पुश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुश है कि जो हमारा गाड़ा रुका हुआ है, चौकोनी चाक हो गया, उसके आगे जीर्ण शीर्ण हो गया है, इस गाड़े को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा ताकत लगा के आगे बढ़ाना होगा। ये जैसी ताकत आगा के चल पड़ा तो फिर इसे रुकने वाला नहीं, इसे फिर कोई और रोक नहीं सकेगा। हम इस विचारधारा को इतना सशक्त और सबल बनाकर आए हैं कि इस विचारधारा का मुकाबला मनुवाद में करने की हिम्मत नहीं होगी, केवल हम। अभी और एक बात बता दूं जिससे आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा, एक दो मिनट में अपनी बात का क्लोज कर रहा हूँ। हमने ट्रेनर्स बनाने का काम किया। आप लोगों को जो हम शाम को मीटिंग हो रही है आपकी 40 मिनट की, इसमें ट्रेनर डेवलप करने का काम हो रहा है। इंटेलेक्चुअल क्लास को हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा समझाएंगे वो ज्यादा समझ के लोगों को समझाने वाले बन सकें। हमने 31 मार्च तक 500 ट्रेनर का लक्ष्य रखा है और 31 दिसंबर 2021 तक हमने 1000 ट्रेनर का लक्ष्य, और 31 मार्च 2021 को अगर 1000 हमारे ट्रेनर हो गए तो 2022 में, 31 दिसंबर 2022 में हमारे पास 10,000 ट्रेनर हो और फिर ये कैडर निर्माण करेंगे मूवमेंट में। फिर वो समाज को 10,000 ट्रेनिंग कैंप या 10,000 प्रोग्राम एक साथ पूरे देश में होंगे। हमें मनुवाद की कोई आलोचना समालोचना करने में हमारी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें तो अशोक को समझाने वाला बनना कि भाई इस देश की शासन नहीं समझा रहा है, ये शासन को समझाना था, ये काम हम कर रहे हैं, लोगों को आश्चर्य। इसलिए मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरे को सुना, और ये एक बात और बता दूं कि 25 दिसंबर का कार्यक्रम में जो स्टेज पर बैनर होगा उसमें महापुरुषों की फोटो के बाद महान अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी समारोह ये मोटिंग होगा। उसके नीचे महान अशोक की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ होने पर अशोक स्तंभ होगा और बीच में केवल लिखा होगा 25 दिसंबर और नीचे आयोजक पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम समाज ऋण भुगतान कार्यक्रम। इससे ज्यादा किसी का नाम वगैरह कुछ और नहीं। हम डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहते और हम ईगो, सेल्फ इंपॉर्टेंस की बात को हम थोड़ा सा बाजू में रखना चाहते हैं। लेकिन आप जो बाहर और जगह पोस्टर होता लगाओगे उसमें आप इनवाइटी लोगों के, अतिथियों के नाम लिख सकते हैं। अतिथियों का ध्यान रखेंगे वो 10-10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं होगा। 3 अधिक से अधिक अतिथि रखे, कम से कम 1 घंटे हमारे वक्ता ने सम्राट अशोक को बहुत गहराई से एक्सप्लेन करना है और लोगों के दिल जीतना है कि नहीं, अशोक आज भी रेलेवेंट है, हमें अशोक से सीखना। वो राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, उसको सिखाने की बात कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट। अरे हम तो रियलिटी की बात कर रहे हैं। अशोक हमारे ऐतिहासिक महापुरुष है, हम सब उसके वारिसदार हैं। हम अपने वारिसदार मिलकर अपने आजोबा का जन्म शताब्दी मना रहे हैं। इतना सा मैसेज सभी जमातियों में, जातियों में पहुंचा। ये बात ओबीसी वेलकम करेगा, एससी वेलकम करेगा, एसटी वेलकम करेगा, तमाम जातियां वेलकम करेंगी और मनुवादी प्रवृत्ति के लोग इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इसका, क्योंकि उनमें वो नैतिक नहीं। अशोक अपने आप में ताकत है, देश का संविधान उसके साथ जुड़ा है, देश का राष्ट्रीय सिंबल उसके साथ जुड़ा है, इसलिए उसकी जयंती, जन्म शताब्दी मनाना हमारे लिए बहुत पॉजिटिव, अनुकूल है वातावरण। ये बहुत अभ्यास के बाद बाबा साहब और महानायक कांशीराम जी के इशारों को समझकर हमने ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है। तो बहुत हाई लेवल पर रिसर्च प्रोग्राम है
और ये सारी चीजों से एक चीज का निर्माण होगा, वो मैं बता के अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये 10,000 ट्रेनर तो क्या होंगे, दे विल बिकम इंटेलिजेंस क्लास ऑफ बहुजन समाज, जिसका अभाव, जिसके वजह से मूवमेंट कमजोर पड़ रहा है। हमारे देश के अंदर बहुजन समाज का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल्स पैदा हो गया। इस इंटेलेक्चुअल्स को हमें सजोना है, जोड़ना है, ताकतवर बनाना है, उससे रास्ता भी लेना है, उसके ज्ञान का उपयोग भी करना है और समझकर समाज को समझाने वाला बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपने आप को क्लोज करता हूँ। मैं लगभग 1 घंटे आप लोगों के बीच में बोला। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के कोई प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, आप लोग बोल सकते हो। और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में आपको क्या अड़चने जाने वाली हैं, उसमें राजा राम, सुंदरपाल सिंह और लाल सिंह जी पूछ सकते हैं कि कार्यक्रम में क्या अड़चन जाएंगी, या जो मैंने वक्तव्य दिया इसके आधार पर हमारे जो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, करीब 9 साथी, 8-9 साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये लोग प्रश्न कर सकते हैं और अपने शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। थैंक यू। ओवर टू लाल सिंह। अनम्यूट कीजिएगा लाल सिंह, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा भाई, ये टेक्नोलॉजी में सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है। यस सर। सर मैं राजाराम आप भी अनम्यूट कर लीजिए, सुंदरपाल सिंह आप भी अनम्यूट कर लीजिए। सर आप भी। और आप साथी जो प्रश्न करना चाहते हैं वो भी अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ, सभी लोग अपने आप कर सकते हैं अनम्यूट। नार सिंह जी जो लोग रह गए उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ कर दिए, वो अपने आप अनम्यूट कर दिए। सर गौतम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे जरा? कि आपसे ये पीवीएसपी का जो पर्पज है वो साहब ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि हम क्या चाहते हैं। हमारा कोई सोशल प्लेटफॉर्म है, कोई रिलीजियस या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हमारा मेन उद्देश्य है महान सम्राट अशोक का शासन लाना, और जो अपने समाज को सोच विचार करने वाला समाज बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और भी है, और कई सिलेबस है, थिंकिंग ऑफ स्किल जब आपसे देखेंगे, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो आप इस प्रोग्राम से, इस मोमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, और दूसरे लोगों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे। गौतम साहब आपके ऊपर बहुत कुछ ये वो है कि आप इस मोमेंट में हम हमारा साथ दीजिए और के लिए। और मैं मुझे बहुत अच्छा लगा अम्बेडकर साहब ने जो बताया विस्तार से। जी जी जी। हम जो उन्होंने एक टारगेट बनाया 2021 और दिसंबर 2021, जी सर जी, मार्च 2021 और दिसंबर 2021, और अगर हम सभी लोग जिस तरीके से धीमांत परशुराम अम्बेडकर जी जो मूवमेंट चला रहे हैं, ये मूवमेंट को हम बहुत जल्दी ही आगे लाने में बहुत सक्सेस होंगे, और बाबा साहब फूले अम्बेडकरी साहू जी महाराज के उसको मिशन को आगे पहुंचाने में और सम्राट अशोक के साम्राज्य को पैदा करने में हम सफल हो जाएंगे। मैं इसी आशा के साथ मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वो भी अच्छे लोगों को, जो ऐसे नहीं भीड़ भाड़ को नहीं, भीड़ भाड़ से काम नहीं चलेगा, हमें उन लोगों को जोड़ना है कि जो आगे मूवमेंट चलाने में समर्थन दे और समर्थक भी हों। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, थैंक यू सर। सर एडवोकेट जगन्नाथ प्रसाद जी अनम्यूट कर लीजिए, वो अनम्यूट भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए अपने को। JN प्रसाद जी आप म्यूट हो रहे हैं। JN प्रसाद जी किसी बच्चे को बुला करके अनम्यूट हो जाइएगा, आप म्यूट हो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक ओपन कीजिएगा, आपका माइक है उसको। हाँ यस, हो गए, आ गई आवाज। यस यस यस, वेलकम, बोलिए। मैं साहब एक OP गौतम साहब, ये हमारे नवनिर्माण संघ के प्रेसिडेंट हैं, और इनसे कहिए कि नवनिर्माण संघ के मेंबरों को बुलाकर जो तारीखें दी हुई हैं उन पर ये चर्चा करें।
हेलो, आवाज आई? यस, हाँ, आवाज आई। मैं आपकी आदेश का बिल्कुल पालन करूंगा। और नवनिर्माण बुद्ध विहार और एक त्रिलोकपुरी में त्रिरत्न बुद्ध विहार है, सेक्टर मतलब ब्लॉक 13 में। मैं दोनों में ही इस बात को आगे पहुंचाने में अपनी वो रखूंगा, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मैं अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन आप उसके फाउंडर हैं। आपने ही वो बुद्ध विहार बनाया है, और वहाँ आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग काफी हैं, और हमें तो आपसे प्रेरणा लेनी है। थैंक यू साहब, हमारा कोऑपरेशन हमेशा रहेगा आपके साथ। विजयपाल सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद विजयपाल सर। विजयपाल सिंह जी है? विजयपाल सिंह जी म्यूट करिए। रानू, पूनम, रानू। विजयपाल सर। सिंह जी बोलिए, बोलिए आप, जी सर। बोलिए। क्या कहना है आपका? कुछ? जी सर, एक तो क्वेश्चन है मेरा। हाँ, यस अ, सर। सर, आप जयंती और जन्म दिवस का कुछ बोल रहे थे कि जयंती नहीं बोलेंगे, जन्म दिवस बोलेंगे, तो जयंती और जन्म दिवस का क्या मतलब डिफरेंस है? जयंती नहीं, जन्म शताब्दी समारोह बोला मैं। हम अच्छा। जयंती पर्टिकुलर डे को जन्मदिन बोलते हैं, साल भर मनाना है, क्योंकि हमें अशोक की जन्म तिथि मालूम नहीं है एक्चुअली। जी और हमने कॉन्सेप्चुअल बर्थडे जी मतलब अवधारणा के आधार पर हमने सम्राट अशोक की 25 दिसंबर को बाबा साहब ने स्मृति जलाई, तो हमने अशोक का जन्म मान लिया। जी ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा इवेंट है जो बाबा जी साहब के साथ जुड़ी हुई, उसको हमने जन्मदिन माना। तो हम अब पूरे साल भर मनाएंगे, जी और लेकिन 25 दिसंबर हमारे लिए विशेष है, क्योंकि हमने उसको जन्मदिन माना है। जी कि हम जो जयंती मनाने का कार्यक्रम करेंगे वो जन्म शताब्दी के माध्यम से मनाएंगे, महान जी सम्राट अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी समारोह। समारोह। जी ठीक है। जी, थैंक यू सर। और मैं एक अपनी बात रखना चाह रही थी सर आपके सामने। और वो ये है सर कि पिछले काफी टाइम से लाल सिंह सर ने रेगुलर मुझे बोला है कि आप मीटिंग में आइए, और मैं सही बताऊं मीटिंग में आना भी चाहती हूँ, और मैं सीखना भी चाहती हूँ, क्योंकि जिस चीज को मैं सर्च कर रही थी पिछले 2 सालों से वो मुझे पीबीएसपी प्रोग्राम में मिला है, लेकिन मेरे सामने थोड़ा चैलेंज आ रहा है मेरी जॉब का। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा मुझे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म मैंने फिल किए हैं, जिनकी तैयारी भी मुझे करनी है। और मेरे पर्सनल चैलेंजेस की वजह से मेरे बीच में कई सालों का गैप हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा पढ़ाई लिखाई ज्यादा ही करनी है उसके लिए। तो सर मैं थोड़ा सा, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं इन मीटिंग्स का भी मतलब मैं करूं और अपनी स्टडी भी करूं। तो सर ये मैं ओके कहना बेटे, चाह रही थी। ये प्रेफरेंस टू योर जॉब। जी दूसरी बात ये बताऊं जी कि ये 40 मिनट का जो हमारा प्रोग्राम होता है, जी इससे हमारी स्टडी में बाधा नहीं मिलती है, जी। बल्कि स्टडी करने का उत्साह पैदा होता है। ओके। क्योंकि ये एजुकेशन इस प्रकार की है, अगर आपको 2-3 एजुकेशन फिलॉसफी, अगर आपका रिकंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस है, आप क्यों कम पढ़ रही हो अपने अभ्यास करने में? क्योंकि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते कि मेरे अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी कहाँ कहाँ है, मेरे अंदर इनहेरेंट कौन कौन सी शक्तियां छिपी हुई हैं, जो मैं अपना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को, सब्जेक्ट जो मेरा अभी तक टच नहीं किया वो सब्जेक्ट को, बिना पढ़ाए हुए भी मैं सब्जेक्ट को टच कर। अब मेरा तो कोई टीचर नहीं था, जी पर मेरे को सेल्फ स्टडी करना पड़ा। कांशीराम जी के साथ सहवास में जो कुछ सीखने को मिला वो मेरे लिए मार्गदर्शन मिल गया। बाकी समाज से मैंने सीखा और सीख कर सिखाने वाला बना। तो आप लोग, आपके अभ्यास में किसी प्रकार का रुकावट नहीं होती। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में अगर युवा पीढ़ी भी अगर आती है, तो हमारा दावा है कि अगर उसको थिंकिंग स्किल की क्लास दे दिए जाएं तो उसकी पढ़ाई में उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, उसकी पढ़ाई में उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो हमारे सब कॉर्पोरेट है, अगर कॉर्पोरेशन का सिस्टम वो समझ में आ जाए तो हमें अपने स्टूडेंट फ्रेंड के साथ किस प्रकार से कॉर्पोरेशन लेना और किस प्रकार से कॉर्पोरेशन देना, हम उसको सीख जाते हैं। जी सर। तो ये किसी और कास्ट को समझने से हम अपने अंदर की कमतरताएं, हमारे अंदर की जो वाइट प्रवृत्तियां हैं वो नाहीसी होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। तो हमारे इस सिस्टम से किसी भी विद्यार्थी वर्ग का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने आप को नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस बनाया। आपका कोई पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने वाला है।
जी हम कोई रिलीजियस लेवल पर आपका समय ज्यादा नहीं देना चाहते हैं आपको। जी सर, आपका केवल आपके व्यक्तित्व का निर्माण ही करना हमारा उद्देश्य है। जी जो सर, ट्रेनिंग है ये लोगों का नया निर्माण करना है। हम तो इसी जन्म में आपका पुनर्जन्म चाहते हैं। वो जन्म जी आपका नया जन्म हो रहा है, इस प्रकार से हम आपको देखना चाहते हैं। जी आप सर, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें, जॉब में जाएं, बहुत खुशी की बात है। पर लेकिन इन प्रकार के ये कार्यक्रम से जो हमारे 40 मिनट का डेली कार्यक्रम होता है, इससे आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जी सर, आपको और ज्यादा जिद बोलते हैं ना, ग्रिट बोलते हैं, जी धैर्यशीलता और लगनशीलता, सातत्य उसमें और बढ़ता है। अब मैं जी जैसे ही आप लोगों से मेरे को प्रश्न आते हैं, चैलेंज होते हैं, मेरे अंदर की एनर्जी और जागती है। मैं जी और ज्यादा अपने आप को सक्षम बनाता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जी सर, मैं भी एक आदमी हूँ, 2 हाथ पैर का आदमी हूँ। ये मैंने इतनी सारी चीजें कहाँ से सीखी होंगी? मेरे को कोई पढ़ाने नहीं आया। जी पर लेकिन जैसे इनको बाबा साहब के विचारधारा को समझा, मेरे अंदर वो गुण पैदा हुए, मेरे अंदर की कमतरता हुई। आई एम रनिंग जस्ट लाइक 70। जी आज भी मैं 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता हूँ। जी आई एम नेवर वेस्टिंग माय टाइम। इसलिए आपकी पढ़ाई का फिर भी हम आपको आपकी जॉब को आपके आर्थिक स्थायित्व के लिए हम कामना करते हैं कि आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और जी अगर सर, आप उसमें समझती हो तो आप क्लास को भी ज्वाइन करें। जी सर, बिल्कुल रानू बोलिएगा, रानू। रानू नहीं है सर। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे आप? चलो जी नहीं सर, जी नहीं सर, अभी नहीं कुछ कहना चाहूंगा सर। पूछना चाहेंगे कुछ? धीमान सुंदरपाल सिंह जी जी और कुछ क्वेश्चन कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, हम तो जन्म शताब्दी समारोह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यस यस यस, हाँ, हम मेरठ में मना देंगे इसको। और अभी दिल्ली में बनाएंगे। हम अभी देखिए 2 दिन बाद में हम एक्टिव हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, और अच्छा प्रोग्राम करेंगे मेरठ में हम। जी सर यू जी। यू विल वेरी श्योरली लिसन गुड न्यूज फ्रॉम अस। ओह और थैंक यू आपका आवास जो है इसमें गाजियाबाद में भी है। तो गाजियाबाद में भी सहयोग कर देंगे सर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में भी। परमेंद्र कुमार जी आपके फास्ट फ्रेंड हैं। नहीं, हम तो उनको बस भी बोलेंगे। अभी मेरी बात हुई थी, कल परसों बात करेंगे उनसे जरा। अभी थोड़ा ये जो कोरोना का दिलेमा निकल जाए, 15 तारीख तक निकल जाएगा। तो अभी देखिए हमारे में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है कल से, और लोगों से बात भी की है। और दानवीर सिंह को हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना देंगे अपना, और उनके यहाँ एक अच्छा खासा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसमें, और 100-200 आदमियों के बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट भी है। हम उसमें ही कर देंगे प्रोग्राम। थैंक यू। अलीगढ़ आगरा मंडल में 4-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3-3 डिस्ट्रिक्टों में मतलब एश्योरेंस हो गया है। आगरा में भी 3 डिस्ट्रिक्टों में हो जाएगा, अलीगढ़ मंडल के 3 डिस्ट्रिक्टों में, और आपके मुरादाबाद मंडल के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चारों डिस्ट्रिक्टों में होने जा रहा है। बरेली मंडल के 2 डिस्ट्रिक्टों में होने जा रहा है। हमने 50% देखिए हो सकता है हम इसमें नोएडा या गाजियाबाद में कर देंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे वहाँ भी। सर नोएडा के लिए जो हमारे एडवोकेट जयंत प्रसाद जी हैं, इनके सुपुत्र हैं नरेंद्र का कमांडेंट है नरेंद्र सिंह जी, और उनकी एक टीम बहुत अच्छी है। मैं अभी ये 6 दिसंबर को उनके प्रोग्राम में अटेंड हुआ था, जी बहुत अच्छी है। तो मैं प्रसाद साहब से कहूंगा कि थोड़ा सा कमांडेंट जी को कहें क्या, आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा ओपी गौतम साहब। कमांडेंट 29 तारीख को अमृतसर जाएंगे, 25 तारीख को यहाँ रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो उनकी टीम भी रहेगी। तो अगर उन प्रसाद साहब उनको थोड़ा सा बोले तो बहुत अच्छा प्रोग्राम नोएडा में भी हो सकता है। वो गौतम साहब आपकी ज्यादा मानते हैं वो। पापा की कम मानेंगे, आप कहना। चलो मैं बात करूंगा, पर आप कह देंगे तो और अच्छा होगा। असल हाँ कह दूंगा। असल में जी, पापा को कोई योग्य नहीं दिखाई देता। पापा के सामने सब बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, हाँ वो सर ये कमांडेंट जो है सर उसमें सिरपुर में रहे थे, और वहाँ इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी अभी पीछे दिनों में। हाँ हाँ हाँ, 2 कराई थी 2। हाँ मैं साहब को बता रहा हूँ। ये गौतम साहब ने, ओपी गौतम जी ने? नहीं नरेंद्र कुमार जी, वो नरेंद्र सिंह जो मतलब वहाँ आईपीएस ऑफिसर हैं आईटीबीपी में, मतलब कमांडेंट है। आजकल इधर आ गए हैं, अब अमृतसर में। मैं शहर में पहले रायपुर में थे।
हाँ बहुत सोशल हैं, जबरदस्त। क्या नाम बताया? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। हाँ मेरी बात तो होती रहती है उनसे जब तक। लेकिन गौतम क्या- जी, ओपी गौतम जी, आप जो है मिलिएगा कल सर जा करके, चाय वो पीजिए उनके साथ। कमांडेंट है आईटीबीपी। और सर ये जो JN प्रसाद साहब हैं, तो मैं आपके जानकारी में डाल दूं सर, ये जॉइंट डायरेक्टर से सेवानिवृत्त हुए लेबर मिनिस्ट्री से। अच्छा। और इसके साथ ही अम्बेडकर फाउंडेशन जो था वो सोशल क्या वेलफेयर नाम बताया इनका? क्या नाम बताया आपने? एडवोकेट JN प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद। जगन्नाथ प्रसाद, उनको तो मैंने सुन लिया है। हाँ तो ये सर मतलब काफी मतलब पीछे जो सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए काम थे, तो खास करके जो हाँ वॉल्यूम प्रिंट कराने में इनका बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक काम रहा है। काफी लोगों का भला किया लेबर मिनिस्ट्री में जब रहे थे। तो जगन्नाथ प्रसाद जी, आप मूवमेंट से सहमत होंगे और इसको जान भी रहे होंगे, क्योंकि आपको ज्यादा बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा हम चाहेंगे कि आप एक अच्छी सोसाइटी प्रोग्राम में हमें नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेट करें जी। तो सुंदर पाल सिंह जी और राजाराम जी, अगली मीटिंग में मुझे इसको याद दिलाएं। हम जगन्नाथ, देखिए साहब, जनाब अम्बेडकर साहब, मेरी उम्र आई एम 87, तो उम्र मेरी ज्यादा अलाउ नहीं करती है। 87 तो कल से हुई है।